नमस्कार। नमस्कार। साहित्य और संगीत की गंगा जमुना धारा जिनके हृदय में बह रही है, जो लोक संस्कृति और परंपरा को जीवंत रहने के लिए कटिबद्ध हैं, जो नारी सशक्तिकरण की मिसाल हैं, ऐसे ही शख्सियत हैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, जो उषा किरण के नाम से साहित्य जगत में चर्चित हैं। उषा जी हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल न्यूज़ चैनल के लिए इनका स्वागत करता हूं। उषा जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपके हृदय में साहित्य और संगीत का बीजारोपण कैसे हुआ? धन्यवाद प्रमोद जी, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे किए हैं। तो ये साहित्य और संगीत तो सबके हृदय में होता है और बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। और उसके बाद साहित्य भी बचपन से था। कुछ प्राइज व्राइज भी हमको मिला हुआ था बचपन में लेखनी में, लेकिन शादी के बाद समझिए कि सब बंद हो गया था। तो फिर कुछ दिनों के बाद शास्त्री जी का दर्शन हुआ, हमको पता चला कि बगल में ही उनका है। उषा जी, हमारा ये कहना है कि आपके हृदय में जो बीजारोपण हुआ, आपने कहा कि बचपन से ही है, तो उसमें आपका मैके वाला का जो माहौल था, आपके मैके का माहौल, माता पिता की संगति, तो निश्चित रूप से वहाँ संगीत और साहित्य का कुछ माहौल रहा होगा, उसके बारे में बताइए। नहीं, इस तरह की कुछ नहीं थी हमारे मैके में न ससुराल में। अच्छा। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है कि मेरे अंदर बचपन से ही था। वो जब हम स्कूल में पढ़ते थे उसी समय से हमारे अंदर था कि हम संगीत, गांव की गीतों को गाया करते थे, नृत्य भी करते थे। कुछ साधन तो था नहीं, लेकिन तब से ही मेरे मन में रहा है। और जब हमको समय मिला, जब हमारे पास सुविधा मिली, तो हम उसमें तन मन धन से लग गए हैं। ठीक है। तो यहाँ बहुत से साहित्यकार हैं। मुजफ्फरपुर साहित्य और संस्कृति की राजधानी माना जा रहा है। तो यह बताइए कि यहाँ किन साहित्यकारों से आप प्रेरित रहीं, प्रोत्साहित रहीं, और किन साहित्यकारों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त हुआ? आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मेरे पिता तुल्य हैं। और जब मुझे पता चला कि मेरे पास में ही उनका निवास है, तो हम बहुत ही मन व्याकुल हुआ। और जब गए तो उनका आशीर्वाद, तो उन्होंने ही मुझे फिर से दोबारा कहा कि तुम लिखो, और मैं बेला में छापूंगा उसको। तो मैंने लिखा, पहली कविता मेरी बेला में छपी, और उसके बाद से मैं जाने लगी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उसके बाद से साहित्य की धारा में मैं बहने लगी। समझिए, यही समझिए, बस उन्हीं का आशीर्वाद है, आचार्य जी का। यहाँ तक मुझे पता है कि आपकी चर्चा पहले संगीत जो संस्था है आपकी, स्वर्णिम कला केंद्र, उसके माध्यम से अधिक चर्चा रही। तो स्वर्णिम कला केंद्र की स्थापना की सोच आपकी क्या रही? स्वर्णिम कला केंद्र की स्थापना की सोच तो मेरे अंदर थी, लेकिन इसमें पूरा श्रेय नंदलाल गुरु जी का है। उन्होंने ही बच्चों को इस क्षेत्र में मोड़ा, और मेरा सहयोग रहा। मेरा तो कला केंद्र है, मैं संस्थापिका हूँ, लेकिन पूरा श्रेय नंदलाल गुरु जी का है। बच्चों को सिखाना, और क्या है लोक गीत, क्या है लोक नृत्य, क्या है उसके तरफ झुकाव। चूँकि मैं ही उसका व्यवस्थापक हूँ और मैं ही बच्चों को लेके बाहर बाहर जाने लगी, तो लोग मुझे ही जानने लगे। इसमें मेरी बेटी का बहुत बड़ा हाथ है, दिव्या का। वो उसी ने ये सब किया। मैं तो शिक्षिका थी, स्कूल जाती थी, और वो थी, तो वो उसी का सारा श्रेय है। और रिटायर होने के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा समय देने लगी हूँ। तो साहित्य
से संगीत बलवती हुई या संगीत से साहित्य? संगीत से साहित्य में रुचि आई है। पहले मैं संगीत से ही जुड़ी हूँ और संगीत में ही मेरा झुकाव था, और साहित्य बहुत दिनों के बाद जब शास्त्री जी का सानिध्य मिला तब मैं साहित्य की तरफ। अभी हाल के दिनों में किन साहित्यकारों का आपका सहयोग मिल रहा है? आपको आपका मनोबल बढ़ाने वाले कौन कौन से साहित्यकार हैं? हाल के दिनों में जब मैं संस्कार भारती से जुड़ी हूँ और बड़े बड़े विद्वानों के संपर्क में आई, तब मुझे प्रेरणा मिली और मैं कुछ कुछ करने लगी। और यहाँ के सभी साहित्यकार जैसे मतलब यहाँ हैं, सब लोग हैं जो साहित्यकार हैं, इनका था। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि आप अभी तक आपकी कितनी किताबें छप गई हैं और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं आपको, बताइए। साहित्य के क्षेत्र में तो मैं यहाँ शादी के बाद माधवेंद्र वर्मा से मेरा संपर्क हुआ, तो उन्हीं के साथ मुझे बहुत ही मतलब उन्होंने रास्ता दिखाया और मैं बाहर भी गई उनके साथ। बहुत सारा जैसे बहुत दिनों से 14-15 से, या समझिए कि 2095 से ही मुझे उत्तर प्रदेश बस्ती गई थी, वहाँ मुझे साहित्य रश्मि सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ गई थी, वहाँ मुझे साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। और इस तरह बहुत ही साहित्यिक संस्थाओं ने बाहर से। मैंने यह भी पूछा कि आपकी कौन कौन किताबें छपी हैं, उसके बारे में भी बताइए। मेरी पुस्तक सबसे पहले टुकड़ा टुकड़ा एहसास, क्या प्रथम पुस्तक काव्य संग्रह है। उसके बाद फिर कहानी संग्रह मंजुलिया छपी। उसके बाद फिर टुकड़ों में बटी धूप काव्य संग्रह है। और एक और अभी प्रेस में मैंने दिया है जिसका शीर्षक मैंने रखा है आंजुड़ी में पानखुरी, वो भी छप रही है। अभी अब हिंदी से तो लिखती ही रही हैं, इधर बज्जिका लोक भाषा के प्रति भी आपका आकर्षण बताया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में आपकी एक पुस्तक आई है बज्जिका लोक मर्यादा के गीत, जो बज्जिका भाषा में ही लिखी गई है और पारंपरिक गीतों का संग्रह है। तो बज्जिका भाषा के प्रति आपका, और आप बज्जिका विकास मंच से भी जुड़ी हुई हैं, तो हम यह जानना चाहेंगे कि बज्जिका का किस हद तक विकास हुआ है? बज्जिका का जिस समय मैं जुड़ी थी मुझे पता नहीं था कि ये हमारी मातृभाषा है, तो गांव गंवार की भाषा लोग समझते थे। लेकिन ये सबसे प्रथम मुझे प्रेरणा मिली अवधेश्वर अरुण जी से। उनकी पुस्तक मैंने देखी रामायण, जो बज्जिका में था, तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत है बज्जिका। और मैं बहुत ही प्रभावित हुई। मुझे लगा कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, हम परिवार में बोलते हैं, अपनी माँ से सीखा है, वो भाषा ही ये भाषा है जिसमें हम लिख भी सकते हैं। तो मैं लिखना शुरू की और कविता कहानी बहुत मतलब मेरी आई। इधर जब मैं संस्कार भारती से जुड़ी तो उस समय राष्ट्रीय संयोजक थे लोक भाषा के, लोक साहित्य के, लोक कला के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक थे उस समय अयोध्या प्रसाद कुमुद। उन्होंने मुझे बताया कि आप में बहुत संभावना है, आप प्रयास करें, आप कर सकती हैं। तो उस समय से मैं प्रयास करने लगी और 16 संस्कार मैंने लिखा है, बज्जिका के 16 संस्कार लिखा है, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे स्तरीय पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं आई हैं।
सबसे पहले उन्हीं के संपादन में आया लोक ये देखिए लोक कला नवगीत। ये प्रकाशित हुआ है यहाँ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसमें मेरी रचना है। फिर इस तरह से मेरी ये पुस्तक आई है ये बज्जिका में। तो मैं हिंदी में इसका लिखती थी, लेकिन इधर हमको बहुत सहयोग मिला। ये आदरणीय कनक जी हैं, शारदा चरण वर्मा जी हैं, और भी हैं जो जिनके संपर्क में मैं अभी बहुत ही एक ये कोरोना के कारण एक मोबाइल पर एक ग्रुप बन रहा है, बहुत सारे ग्रुप है जिससे हिंदी में भी और बज्जिका में भी बहुत ही विकास हुआ है। हिंदी में भी तो समझिए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ कर रही हूँ। और बज्जिका यह बताइए कि आप महिलाओं के लिए और महिला द्वारा महिलाओं के लिए पत्रिका भी निकाल रही हैं, तो ये पत्रिका निकालने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ आपको? ये पत्रिका मैं जब जुड़ी, मैं बाहर जब जाने लगी तो उसके बाद मुझे मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया जाए। तो उसी समय से मैं ये वसुंधरा नाम की पत्रिका, स्वर्णिम वसुंधरा, सिर्फ महिलाओं के लिए निकाल रही हूँ। इसमें सिर्फ महिला पत्रकार ही, रचनाकार ही छपती हैं, महिलाएं ही छपती हैं। बहुत इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन मैंने अभी तक इसको संजोए रखा है कि एक कोना हमको चाहिए महिलाओं के लिए, और मैं महिलाओं की रचना इसमें प्रकाशित करती हूँ। अंतिम प्रश्न यह है कि आप लोक परंपरा और लोक संस्कृति के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, PhD भी इसी विषय पर है। तो हम चाहेंगे कि ये लोक संस्कृति जो विलुप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए आप कुछ संदेश देना चाहिएगा दर्शकों को। हाँ, मैं बहुत ही इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आए और अपनी संस्कृति को बचाए। तो जहाँ तक होगा मैं अभी भी लिखती हूँ और उसको संग्रह करना, सबसे पहला इसका ये है संग्रहीकरण, संरक्षित करना, संग्रह कर देना चाहती हूँ मुझसे जो भी होगा। और मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि अपनी संस्कृति को सहेज के रख दे कि अगली पीढ़ी को पता चले कि क्या है मेरी ये भारत जो है सो विश्व गुरु था, और फिर इसी संस्कृति के कारण आगे भी हम इसे विश्व गुरु के शिखर पर लेके जाएं और हम हमारी अगली पीढ़ी इसको जाने कि हमारी संस्कृति क्या है। और चाहते हैं कि ये पश्चिम सभ्यता की ओर हमारे बच्चे जो झुक रहे हैं वो फिर हम अपनी सभ्यता में उसे लौटाना चाहते हैं। और इसी क्षेत्र में मैं बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे राजभाषा में भी बहुत सारी रचनाएं मेरी आई है। और ये अंक है सीतामढ़ी से सीतामढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो पारंपरिक गीत है वो सब। तो मैं यही चाहूँगी कि अगली पीढ़ी मेरी आए और इसका। अच्छा, अब सुकंठ कवयित्री हैं, तो चलते चलते एक रचना मैं सुनना चाहूँगा आपसे, जो भी आपको। एक मैंने गीत लिखा है जो 2 लाइन में किताब लेना पड़ेगा, तो डायरी लेनी पड़ेगी। तो उसका है कि समर्पित आपको सर्वस्व तन मन धन हृदय से, समर्पित आपको।
ठीक है उषा जी, कोई बात नहीं। उषा जी, आपने हमारे चैनल के लिए बहुत समय दिया, आपका समय बहुमूल्य है, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मौका मिलने पर फिर आपको कष्ट दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी आपको इसके लिए कि उस योग्य मुझे समझा और आप इतनी दूर से मेरे लिए यहाँ तक आए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ।